आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट के सेशन 1 से 19 दिसंबर तक 15 दिन बैठकें होंगी। 2 दिन की चर्चा वंदे मातरम और एसआईआर पे। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी अमित शाह ने, लोकसभा में प्रधानमंत्री और राज्यसभा में अमित शाह ने, जो देश के गृह मंत्री, उन्होंने शुरू की वंदे मातरम पे चर्चा। लोकसभा में एसआईआर पे चर्चा हुई। दोनों की अगर हम बात करें तो सरकार की ओर से जमकर पंडित नेहरू को घेरा गया, उन पर चर्चा की, और अगर विपक्ष की बात करें तो कोई मौका नहीं छोड़ा संघ को घेरने में। यह इसका मजमून कहा जा सकता है। अगर कोई कहे कि आपको 30 सेकंड में बात करनी है तो यह इसका एक मजमून रहा। लेकिन इतिहास के पन्नों पे चर्चा होनी चाहिए। बहुत बहस हुई, एक दूसरे पे तंज कसी, और मैं तो कहूंगा कि एक दूसरे पे भड़ास निकाली। विपक्ष ने आरएसएस का नाम लेकर के सत्ता पक्ष पे, और सत्ता पक्ष ने नेहरू का लेकर के कांग्रेस पे। ये इतिहास की अगर हम चर्चा करें तो ये इसका सार कहा जा सकता है। खैर, लेकिन इन बहस का क्या आखिरी बहस है ये, या आखिर अभी भी आगे चर्चा बाकी रहेगी? लगता है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। दोनों ओर से कहा भी गया, चर्चा हुई, अच्छी बात है। बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो नई पीढ़ी को भी पता चली होंगी। तो हमारे साथ इसी मुद्दे को लेकर के जन टीवी में हम चर्चा करेंगे कि आखिर इन चर्चाओं का महत्व, और क्या इसके बाद भी इसी दौर की चर्चा चलेंगी, या फिर दी एंड है कि इसके बाद में भी अब चर्चाएं नहीं होंगी, या कंटिन्यू सिर्फ यही चीजें चलेंगी। हमारे साथ भरत मेघवाल जी कांग्रेस से हैं, प्रीति शर्मा जी भाजपा से हैं, और वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र धादी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भरत, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। बहस हुई, 2 दिन मौका सबको मिला। आप लोगों के निशाने पे केवल संघ रहा, और सत्ता पक्ष के निशाने पे केवल नेहरू रहे कि अगर वो उस समय समझौता नहीं करते वंदे मातरम की लाइनें विलुप्त करने की, तो देश का विभाजन नहीं होता। सीधा सीधा प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया ये। तो हाँ जी, देखिए योगेंद्र जी, ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है, वो हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भगते हुए जो पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री उन पर आरोप लगाकर वो अपनी छवि को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इतिहास को कभी मिटाया नहीं जा सकता। इतिहास के पन्ने हमेशा अपना सच बताते हैं, और ये हम सबको ज्ञात होगा कि जब वंदे मातरम गीत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा, तब उन्होंने जब 1875 के अंदर इसके 2 छंद लिखे, और 2 छंद जो थे वो लिखने के बाद उन्होंने जब 1882 में उनका पहला उपन्यास आया, उस उपन्यास में उन्होंने चारों जो छंद थे वो लिखे। और ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि 1905 में जो सबसे पहले अगर वंदे मातरम कहीं गाया गया तो वो कांग्रेस का अधिवेशन था। उसके बाद वो 1937 की बार बार ये बात बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने दबाव में आकर जो बाकी के 4 छंद थे वो छंद नहीं लिखे, जो सरासर झूठ है, सरासर गलत है। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पत्र लिखा और ये कहा कि जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है, उस वर्किंग कमेटी में रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ आप बैठिए और बैठकर इसके अंदर ये निर्णय लीजिए कि ये जो 2 छंद है, इन 2 छंदों को इसमें माना जाए, और इसको राष्ट्रीय जो गान है, राष्ट्रीय गान का इसको महत्व दिया जाए, इसको दर्जा दिया जाए। और 1950 में जब संविधान की जो सभा थी, उस संविधान सभा में जो तमाम लोग थे, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जो प्रमुख रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो खुद उस संविधान सभा में थे, और उन्होंने माना कि ये जो 2 छंद थे, इन 2 छंदों को ही राष्ट्रीय गान के रूप में हमें लिया जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आज इस देश के अंदर जो एक माहौल स्थापित किया गया है कि अगर कोई भी क्राइसिस होता है, अगर कोई भी तरह की कोई कमी होती है, तो उसके लिए पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा दिए जाए। वो प्रधानमंत्री जो लगातार 12 साल देश के लिए जेल में गए, वो प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने छाती के ऊपर गोलियां खाई, वो प्रधानमंत्री जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, उन पे आरोप वो लोग लगाते हैं जो एक दिन के लिए भी इस देश के लिए जेल नहीं गए। जो लोग सिर्फ और सिर्फ संसद में बैठ के आरोप प्रत्यारोप करते हैं, मुझे लगता है कि ये देश जानता है, और ये संसद भी जानती है, और इतिहास के पन्ने गवाह है कि इस देश के लिए उंगली कटाने वाले कांग्रेस थे, खून बहाने वाले कांग्रेस थे, ना कि अंग्रेजों से पेंशन लेकर उनकी गुलामी करने वाले, उनकी देश की चुगली करने वाले लोग जो आज सत्ता में आसीन है, वो लोग थे। तो कितनी भी चाहे बहस कर लेने दीजिए, वंदे मातरम की जो गीत है, जो गान है, वो पूरे देश गाता है। जितने भी आजादी थी, आजादी के जितने भी नायक थे, उन्होंने वंदे मातरम कहकर ही शहीद हुए।
आज की सत्ता में बैठे व्यक्ति एक उदाहरण बता दें कि उनका कौन सा व्यक्ति शहीद हुआ या कब उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। एक भी फोटोग्राफ बता दें कि हमने इस दिन आजादी की लड़ाई लड़ी। एक भी कोई फांसी खाते हुए इनका शहीद बता दीजिए कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी। ये एक नहीं बता सकते, एक उदाहरण नहीं दे सकते आजादी की लड़ाई में। एक बार मैं प्रीति जी का रुख करना चाहूंगा। प्रीति जी, आपके पास भी आना चाहूंगा। मुद्दे दोनों ही हैं, चर्चाएं जम करके हुई हैं पार्लियामेंट में, और मुझे लगता है कि ये भी दी एंड नहीं है। शायद अभी भी कभी भी अवसर होगा तो फिर इस पे चर्चा हो सकती है, या वहां नहीं तो बाहर चर्चा हो सकती है। देखिए योगेंद्र जी, चर्चा क्यों हुई, चर्चा क्यों होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए कि 150 वर्ष का स्वर्णिम काल वंदे मातरम ने पूरा किया और हमने एक उत्सव के रूप में उसको मनाया। और जहां तक आरोप प्रत्यारोप का सवाल है, ये कह रहे हैं कि किसने गोली खाई, तो ये भी तो किसी से छुपा नहीं है कि जहां तक जिन लोगों को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए था, वंदे मातरम जो युवाओं के बीच में जाना चाहिए था, इनके कांग्रेसियों के नेता मंत्री उनको इस वंदे मातरम को बोलने में शर्म आती है। ना संसद में खड़े होकर बोलना चाहते, ना स्कूलों में इसको तवज्जो देना चाहते। तो अगर इस पर क्वेश्चन मार्क उठना चाहिए तो क्यों नहीं उठना चाहिए? आज राज्यसभा में माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी ने एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसको निवेदन किया कि इसको, इन तथ्यों को रखा जाए, रिकॉर्ड में रखा जाए। इसका कारण यह था कि इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के सांसद संसद में खड़े होकर वंदे मातरम गाने में शर्म महसूस करते हैं। इनको शर्म महसूस होती है वंदे मातरम गाने में, और ये बात कर रहे हैं कि पेंशन लेने वाले, पेंशन कौन लेता था? ये किसी से छुपा नहीं है कि अंग्रेजों के शासन काल में जब वंदे मातरम शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने 2 टुकड़े कर दिए थे बंगाल के, एक हिंदू और एक मुस्लिम में डिवाइड कर दिया था। और उस समय वंदे मातरम जो गाता था उसको जेलों में डाल दिया जाता था। ये किसी से छुपा है क्या? और जहां तक छंदों की बात है कि छंद को इसमें इन्वॉल्व करना या नहीं करना, इंपॉर्टेंट विषय यह है कि आज की डेट में इनके मंत्रियों को, इनके सांसद को वंदे मातरम बोलने में शर्म क्यों आती है? आप कहें तो मैं रिकॉर्ड भी यहां पर बता सकती हूं कि कौन कौन से मंत्री थे, कौन कौन से सांसद थे, किस किस पार्टी के थे जिन्होंने वंदे मातरम गाने से, वंदे मातरम बोलने से मना कर दिया। इनको राष्ट्रगान में खड़े होने में शर्म आती है, इनको राष्ट्रगीत गाने में शर्म आती है। वंदे मातरम जैसे महत्वपूर्ण जो राष्ट्रगीत है अपना, इनके नेता विदेशों में जाके चुगलियां करते हैं, इनके नेता लोकतंत्र पर क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, विदेशों में जाते हैं। ये सब चीजें इनसे छुपी नहीं है क्या? ये सब चीजों पर इनका क्वेश्चन मार्क नहीं उठता कि विदेशों में जाकर अपने देश के राष्ट्रगीत के बारे में चाहे आप उल्टा सीधा बोले, विदेशों में जाकर अपने लोकतंत्र के बारे में उल्टा सीधा बोले, तो देश की जो मर्यादा, देश की गरिमा को आप विदेशों में उछाल रहे हैं। आप चर्चा कीजिए, संसद में चर्चा कीजिए ना। आज ये कहते हैं कि 12 साल जेल में रहे, तो आपको मैं बता देती हूं कि जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पर भी बात कर लें, चाहे इंदिरा गांधी जी के टाइम पर बात कर लें, हमारे संविधान में जो इससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, संविधान बनाया जब तक कांग्रेस के अलावा और कौन सी पार्टी थी? आप मुझे बता दीजिए, कोई और एक पार्टी हो तो। आपने कौन से ऐसे नेता हैं जिनको आपने बहुत ज्यादा तवज्जो दे दी हो? बंगाल के अंदर क्या कोई जानता है कि वो परिवार जिसने वंदे मातरम जैसा गीत लिखा, वो परिवार कहां रह रहा है, किस हालत में रह रहा है? किसी ने उसको तवज्जो देने की कोशिश की? आज तक किसी ने नहीं दी। इसलिए चर्चा का विषय है कि वंदे मातरम के विषय में हमारे युवा को, हमारे सांसदों को पता होना चाहिए कि ये गीत आया कैसे, राष्ट्रगीत बना कैसे, किसने बनाया, कब बनाया, ये तो सबको पता है, लेकिन इसके पीछे कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया वो किसी को नहीं पता। अंग्रेजों के हमने बचपन से पढ़ाई की है वंदे मातरम को लेकर, हर इतिहास में। ये नहीं कह सकते कि आप अपनी बात मत कीजिए, मैं आज के युवा की बात कर रही हूँ योगेश जी, मैं आज के युवा की बात कर रही हूँ। आज के युवा को पता होना चाहिए। अगर सुनिए जी, क्यों कंप्रोमाइज किया जा रहा है? वंदे मातरम के लेसन हटा दिए गए और इतिहास के साथ इतिहास को इतिहास की तरह हर सरकार आती है, नया प्रयोग करती है। कोर्स 5 साल के लिए नहीं होती है, इतिहास एमिट होता है, लेकिन जो सरकार आती है वो अपने एजेंडे के तहत कभी शामिल किया, कभी आउट किया, कभी शामिल किया, कभी आउट किया। क्या वंदे मातरम गीत आउट होना चाहिए? ये उसके अनुसार सही होगा। क्या वंदे मातरम गीत आउट होना चाहिए? क्या स्कूलों में वंदे मातरम गीत अगर गाया जाता है तो क्या ये संविधान के खिलाफ है? क्या ये देश के खिलाफ है? ये किसने कहा कि नहीं गाया जाना चाहिए? किसने कहा आपको ये बात? इमरान मसूद, कांग्रेस के सांसद, सहारनपुर में वंदे मातरम गाने से इनकार कर देते हैं। धार्मिक आस्था का हवाला दिया जाता है। एक चीज मुझे बताइए मैडम, सुनिए,
एक कोई सांसद या कोई एक कार्यकर्ता, एक अध्यक्ष अगर कोई कुछ कहता तो पूरी पार्टी को लपेटे में। ये सवाल मैं इस वजह से कर रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा। आपकी पार्टी के एक सांसद ने कहा कि बीफ खाना, क्या दिक्कत है इसके अंदर? आपके नाम बताऊंगा नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं तो क्या पूरी बीजेपी को या फिर उसको हम कटघरे में खड़ा कर देंगे? मैं आपसे इतना पूछना चाहती हूँ, मेरे से मत पूछिए। क्या ये चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए? क्या ये चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं कि होना चाहिए? समाजवादी पार्टी जब ये कहती है कि स्कूलों में वंदे मातरम गीत नहीं गाना चाहिए और ये हटाना चाहिए, तो क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या युवाओं के बीच में, हमारी पीढ़ियों के बीच में क्या वंदे मातरम, मैं वही तो बता रही हूँ ना, इसके लिए बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल वही बता रही हूं। तो इसीलिए चर्चा का विषय रखा गया कि वंदे मातरम की महत्वता, वंदे मातरम कब बना, वंदे मातरम को बनाते समय क्या क्या हमें झेलना पड़ा भारतीयों को, और भारत के नागरिकों का, एक तरीके से मैं कहती हूं कि भारत के नागरिकों के लिए ये तो एक गर्व का विषय है कि वंदे मातरम हर युवा के कण कण में, हर भारतीय को गाने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। चलिए, मैं उमेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, अपने अपने तर्क हैं, सत्ता पक्ष का अपना तर्क है, विपक्ष का अपना तर्क है, क्योंकि देखिए देश की जनता ने चुन करके भेजा है और हाउस में भी उम्मीद यही की जानी चाहिए कि वहां सार्थक चर्चा होती है, और हुई भी है जी। बहुत सारी चीजें भी आई हैं। तो लगता क्या है कि ये आखिरी चर्चा है, या फिर जो चर्चाएं 2 दिन हुई हैं इससे कुछ निष्कर्ष भी निकलेगा, या केवल भड़ास निकालने का एक प्लेटफॉर्म बना दोनों ओर से? कांग्रेस या विपक्ष जम के आरएसएस पे हमला बोला, सत्ता पक्ष की ओर से जमकर नेहरू पे हमला बोला, तो वो सब चीजें क्या दुरुस्त होंगी, या फिर केवल बस एक बढ़ास प्लेटफॉर्म माना जाए इसे? देखिए योगेंद्र जी, मुद्दे 2 प्रकार के होते हैं। एक मुद्दा वो होता है जिसको हम बैठ के समस्या के समाधान निकाल सकते हैं और निकालने की कोशिश की जा सकती है। कोई समिति बना दी, लोगों से विचार ले लिए, ओपिनियन ले ली, पब्लिक ओपिनियन। एक मुद्दा होता है एटीएम, जो आपके एटीएम की जिसे काम देता है। जब आपके चुनाव होंगे, आपको किस प्रकार से वोटों में तब्दील हो सकते हैं, तो कुछ मुद्दे हमारे देश में इस प्रकार के जो एटीएम का काम कर रहे हैं, जो कभी किसको बुलाना है, चाहे ये बीजेपी के लोग हों चाहे कांग्रेस के लोग हों, मुद्दे कुछ एटीएम के रूप में लेके आते हैं। अब ये चीज ऐसी है कि ठीक है, 150 साल पहले जो बात हुई, आज ठीक उसमें चेंजेस की बात है। भारतीय जनता पार्टी इस समय सरकार में, उसको एक नीति बनानी चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि निर्णय उनको लेना है सरकार में, उनको लेना चाहिए भाई अभी तक जो गलतियां हुई, जो इतिहास में जो भी हुआ, हम इसको सुधारते ये निर्णय ले रहे हैं। हम यदि कोई रचनात्मक पहल नहीं करेंगे, कोई निर्णय नहीं लेंगे, तो मुद्दे कभी खत्म होंगे नहीं। मुद्दे को खत्म करने की कोशिश की जानी चाहिए। ठीक है, कांग्रेस ने क्या गलती की, मुस्लिम लीग के दबाव में किया, किसके दबाव में की, बात ठीक है, जो भी हुआ होगा, लेकिन अब इसका समाधान क्या है, समाधान खोजने की कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं शायद समाधान खोजने की बात नहीं, जब ये एटीएम का काम किया जा रहा है, जब चुनाव का टाइम होगा, हम दोनों पार्टियां कोई न कोई ऐसा मुद्दा ले आती है जिससे लोगों को, मतदाताओं को एक भ्रमित होने का अवसर मिल जाता है। तो इसलिए खास बात ये होगी योगेंद्र जी कि इन दोनों पार्टियों को ऐसी बात सोचनी चाहिए। आप संसद में बहुत पावर है, आप समिति बना दीजिए, एक सब दलों की सर्वदलीय समिति बना दीजिए जिसमें निर्णय लेगी क्या होना था क्या नहीं होना था। यानी ये हम कोई समस्या का समाधान निकालना चाहे तो बहुत से प्रयास हो सकते हैं। यदि हमें समस्या को बनाए ही रखनी है तो उसका कोई समाधान नहीं है। अब बात यह है कि इनको किस प्रकार की योजना बनानी चाहिए। अब दोनों ही पार्टियां ऐसी है कि इन्होंने कभी कभी ऐसी बात की, अब जो गलतियां हो गई, क्या हुआ क्या नहीं, आज मैं समझता हूं कि मोदी जी का भी इतने लंबे समय के बाद में मुद्दा है। जब पहली बार सरकार बनी उस समय मुद्दा आता तो मैं समझता हूं शायद अटल जी की भी, अब तो खैर 150 साल का रिलेवेंस दिया गया है कि भाई 150 साल थे, तो इस वजह से इस पे चर्चा होनी चाहिए। जो भी चीज है अटल जी के समय भी हुआ, जब कुछ होता रहा है, सब ये बातें हैं कि इनको समस्या को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो आप हमेशा बढ़ाए, जो ये वंदे मातरम हर भारतीय के लिए एक गौरव की बात है। शायद हर छोटे से छोटा बच्चा कोई, मुझे जो जहां तक जानकारी है, पार्लियामेंट हो, अमित शाह साहब जैसे कि अभी मैडम कह रही हैं कि कांग्रेस के सांसद नहीं बोलते, गवर्नमेंट किसी की भी रही हो, किसी की भी वंदे मातरम हमेशा हाउस में गाया गया, बहुत अभिमान के साथ में, गर्व के साथ में गाया गया, कोई ना नहीं कर सकता। और कहा जा रहा है तो जो आदमी बोलता है कि नहीं वंदे मातरम सिर्फ अभी गाया, जो झूठ बोल रहा है। बिल्कुल, स्टेट असेंबलीज में वंदे मातरम गाया जाता, हम लोग खड़े होते हैं, लोग बिल्कुल पूरा मान सम्मान है और मान सम्मान रहेगा। किसी की भी गवर्नमेंट हो, किसी की भी गवर्नमेंट हाउस शुरू होता है तब, और अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है तब, वंदे मातरम के साथ में होता है, और बहुत अच्छे से गाते हैं। हमें गर्व महसूस होता है कि हम भी इस दुर्गा के हिस्सा होते हैं कि वंदे मातरम गाने का अवसर मिलता है। तो लेकिन अब ये क्या लगता है आपको इन सब चीजों से कि अब ये क्रेडिट की लड़ाई है? 50 साल तक आरएसएस ने तिरंगा नहीं लगाया है, आरोप लगा रही है कांग्रेस। आज मोहन भागवत साहब तिरंगे पे भी चर्चा कर रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं।
कब क्या कहा रहा, तो उससे हासिल क्या होगा मुझे तो ये बताइए आप। कोई हासिल होने वाला नहीं योगेंद्र जी, केवल ये पेटीएम का काम कर रहे हैं। यानी हमको कब मुद्दा बनाना है, किस प्रकार का उसका लाभ लेना है, लाभ लेने की योजना होती है। इसमें दोनों पार्टियां कम नहीं है। अब इनको लग रहा है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव आने वाले हैं, तो किस प्रकार से यदि मुद्दे नहीं बनेंगे। अब देखिए एक छोटा सा मुद्दा बन गया मस्जिद का, वहां पे अरे कहां मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद कहां थी, क्या थी बनाने की। तो मुद्दे बढ़ाने वाले इस देश में बहुत से लोग बैठे हैं। मस्जिद बनाओ, आप रहीम के नाम पे बनाओ, रसखान के नाम पे बनाओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमें तो उसी बनाना है जो विवादास्पद नाम है। कभी कभी क्या होता है, जो कोई फिल्म आती है ना, उसमें कुछ ऐसे एपिसोड जोड़े जाते हैं, ऐसी कहानी जोड़ी जाती है जो मुद्दा बने, विवाद बने, फिर लोग उसको देखने के लिए जाए, फिर उसको एडिटिंग में हटाया जाता है। तो मैं इंडिविजुअल टीआरपी चाहते हैं लोग, टीआरपी, हाँ, मेरे पे फोकस हो। हाँ जी, तो ये खाली टीआरपी की लड़ाई हो रही है दोनों में। और दोनों पार्टियां बहुत समझदार हैं। आपने भी लंबे समय तक, कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया है, भारतीय जनता पार्टी को भी हम ये नहीं कह सकते इन्होंने शासन नहीं किया, इन्होंने भी सत्ता का सुख भोगा है। इनको बैठ के ऐसी बात करनी चाहिए कि देश में बहुत से मुद्दे हैं जी। बहुत मैं मुद्दे। वापस आऊंगा, मैं बहुत कम समय है, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा 1 मिनट में अपनी बात कहें, क्योंकि एक राउंड में चाहता हूं। भरत, मैं आपके पास में आना चाहता हूं। आप राजनीति से भी जुड़े हैं, एक पार्टी के पदाधिकारी भी हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ में आपने पार्षद भी रहे। मैं तो इतना सा जानना चाहता हूं कि आप लोग आरएसएस को कटघरे में खड़ा कर रहे हो लगातार, उससे क्या, कहां कोई सुधार की गुंजाइश दिख रही है आपको, कि कोई खामी रह गई उसको, कि आजादी की लड़ाई में आरएसएस ने हिस्सा नहीं लिया, तो वर्तमान वाले लोग क्या करें, या कौन सर्टिफिकेट देगा इस बात का कि उस समय आजादी की लड़ाई में आरएसएस ने हिस्सा लिया कि नहीं लिया? देखिए, मुझे नहीं लगता इस देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को देशभक्ति के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। लेकिन सवाल वहां खड़ा होता है योगेंद्र जी, जब आप उस देश के नौछावर होने वाले लोगों को ऊपर आरोप लगाते हैं, जब आप उस पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं जिस पार्टी ने इस देश की आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया, तब वो बात स्वाभाविक सी होती है कि आपको उत्तर देना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा, जब ये देश आज़ाद हुआ तब आपने संविधान की प्रतियां जलाई है दिल्ली के रामलीला मैदान में। आपको ये बताना पड़ेगा कि आरएसएस ने इस देश के तिरंगे को पैरों तले कुचला है। आपको ये बताना पड़ेगा कि 2002 में जब वहां पर आरएसएस के मुख्यालय नागपुर पे 2 व्यक्ति जब झंडा फहरा रहे थे तिरंगे को, तब उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया था और 2014 में वो बाइज्जत बरी हुए। क्या आज आरएसएस वंदे मातरम गाता है? नहीं गाता। उनके वहां पे कौन सी सभा होती है? क्या हमने सुनाई नहीं आज तक भी। जबकि कांग्रेस पार्टी में वंदे मातरम से शुरुआत होती है और जनगण मन से कोई भी प्रोग्राम होता है उसका अंत होता है। लेकिन मैं फिर आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आज सवाल ही इसी बात का है कि आरएसएस पे इसलिए आरोप लगाए जा रहे हैं, इसलिए उनकी सच्चाई बताई जा रही है क्योंकि वो जो देशभक्त रहे, उन देशभक्तों के ऊपर आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी। चलिए, मैं आपके पास में आना चाहूंगा प्रीति जी। पंडित नेहरू पे लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि उस समय ये किया, उस समय किया, देश का विभाजन की सारी कुछ हो गई। अब मुझे तो ये बताइए कि ठीक है, इतिहास के पन्नों में सारा है कि आजादी का संघर्ष कैसे रहा, 1947 का विभाजन कैसे हुआ, सब कुछ है। लेकिन अब इसे दुरुस्त कर देगी क्या पार्टी आपकी या आपकी सरकार? 1947 की बात करें या विभाजन की बात करें या पंडित नेहरू के प्रधानमंत्री बनने की बात करें, प्रधानमंत्री किस शासनकाल में बने थे, किससे ये किसी से छुपा है क्या? आप मुझे बता दीजिए कि प्रधानमंत्री। मैं 1 मिनट में चाहूंगा आपसे खत्म करना। मैं तो सिर्फ इतना सा पूछना, वही सवाल मेरा भरत से था कि आरएसएस को आप लोग इतना कोसने की कोशिश, मेरा सिर्फ ये है, आप घुमाइए मत, सिर्फ टू द पॉइंट 30 सेकंड में अपनी बात करिए कि क्या वंदे मातरम के जिन छंदों को खत्म कर दिया गया वापस से लागू कर देंगे, या पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने, उनके वक्त में क्या क्या गलतियां रही उन्हें दुरुस्त कर देंगे आप लोग? अब मैं बिल्कुल, हम दुरुस्त करने के लिए ही आए हैं और गलतियां रही और गलतियां की। जिस संविधान की ये दुहाई देते हैं, जिस संविधान को ये जेब में रख के घूमते हैं, पंडित नेहरू की बात करें या संविधान बनाने वालों की बात करें, पंडित नेहरू के शासनकाल में ही, इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में ही संविधान की धज्जियां उड़ी हैं। संविधान के सारे आप देखिए, आप चाहे 1967 से लेके और आगे तक की बात कर लिए, जब इमरजेंसी लागू हुई थी, पंडित नेहरू के टाइम की बात करें चाहे इंदिरा गांधी जी के टाइम की करें, संविधान को जेब में लेके घूमने वाले लोगों ने ही संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। और आज हम संविधान की जो हमारी मूलभूत संरचना रही संविधान की, उसको हम धरातल पर लाना चाह रहे हैं, तो इनको बड़ी तकलीफ होती है। वंदे मातरम जैसे जो गर्व के विषय की हम बात करें, इनके कांग्रेस के सांसद, चाहे वो 2019 की बात करूं और 8 दिसंबर 2025 की बात करूं, कांग्रेस के सांसद ने बिल्कुल मना किया खड़े होने, क्योंकि इनकी धार्मिक आस्था का सवाल है। 2019 में भी यही हुआ और 25 में भी यही हुआ। तो वंदे मातरम पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? इनके कांग्रेस के सांसदों को इसको गाने में क्यों शर्म महसूस होनी चाहिए? चलिए उमेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा। प्रीति जी का भी दावा है और इनका भी अपना दावा है कि आरएसएस ने ये नहीं किया। इनका कहना है कि नेहरू जी ने ये किया, वो तो ईश्वर ने उस समय पैदा नेहरू को कर दिया, पहले वो प्रधानमंत्री बन गया, उसमें अब ये कुछ नहीं कर सकते, ना मोदी जी कर सकते हैं। अब लगता है क्या है
है कि ये चीजें दुरुस्त होंगे, केवल भाषण रहेंगे? मुझे लगता है योगेंद्र जी ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, केवल ये मुद्दा बना रहेगा। मुद्दे कभी खत्म नहीं होने वाले मुद्दे हैं। जिस प्रकार से हमें यदि मुद्दे को समाप्त करना तो कह दीजिए जो होना था हो गया। अब नेहरू जी को हम सजा तो दे नहीं सकते, ना उनको ला सकते हैं। जो होना था हो गया, अब हमको क्या करना है जिसकी सोच लीजिए। ये आप नीति बना दीजिए, अब तक जो हुआ अब आगे से ये होगा। कोई निर्णय तो आपको लेना है। अब आप कहें कि उन्होंने ये किया वो किया, संघ ने भाग नहीं लिया, झंडा नहीं लगाया, अरे नहीं लगाया तो नहीं लगाया, अब लगवा दो, अब लगा रहे हैं। अब आज की स्थिति में जाओ ना, खाली इन मुद्दों से क्या मतलब? देश में बहुत सी समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है, रोजगार की समस्या है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, सड़क की समस्या, आप उस पर बात नहीं करोगे। जिस मुद्दे का समाधान नहीं हो सकता उस पर चर्चा किए जाओगे। मुद्दा जनता के लिए सोचिए। आप संसद का समय क्यों बिगाड़ते हैं? आप लोग संसद का समय मत चलिए, बिगाड़िए। मैं माफी चाहूंगा। खैर, चर्चा होनी चाहिए थी। 150 साल वंदे मातरम के पूरे हुए हैं, वाकई चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हम गौरवान्वित महसूस करते हैं जब इसे गाते हैं। और आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगा सकते हैं, मुझे लगता है कि वो एंडलेस हैं, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन वाकई मुद्दों पे भी चर्चा होनी चाहिए। लगता है कि मुद्दा ही यही है। तो फिर सैल्यूट और जय हिंद आप सबको। और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।